तो आज हम जिस उलझे हुए मामले की परतें खोलने वाले हैं वो है एप्स्टीन फाइल्स। ये एक ऐसा नाम है जो खबरों में, सोशल मीडिया पर, मतलब हर जगह छाया हुआ है। लेकिन सच कहूं तो इसके चारों ओर धुंध भी उतनी ही गहरी है। हमारा मिशन साफ है, हमें जो भी स्रोत उपलब्ध कराए गए हैं उनके आधार पर इस पहेली को सुलझाना। ये फाइलें आखिर हैं क्या, इनके अंदर से क्या निकल रहा है और क्यों ये इतनी अहमियत रखती हैं। बिल्कुल। और इस पहेली को सुलझाने का पहला नियम यही है कि हम समझें कि हमारे हाथ में जो पहेली के टुकड़े हैं वो क्या हैं और क्या नहीं। हाँ, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स सुनते ही दिमाग में एक लिस्ट आ जाती है, एक क्लाइंट लिस्ट। एग्जैक्टली। और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। हमारा काम आज उस धुंध को हटाकर तस्वीर को साफ करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। अगर ये कोई लिस्ट नहीं है तो फिर ये है क्या? लाखों पन्नों का जिक्र है, ये क्या बला है? ये बहुत सही शुरुआती सवाल है। सोचिए कि आपको एक बहुत बड़ी जासूसी कहानी की जांच करने को दी गई है, लेकिन आपको पूरी कहानी एक फाइल में नहीं दी गई, बल्कि आपको सबूतों से भरे हजारों बक्से दे दिए गए हैं। ओहो। एप्स्टीन फाइल्स वही हैं। ये कोई एक दस्तावेज नहीं, बल्कि लाखों पन्नों का एक बिखरा हुआ विशाल संग्रह है। हजारों बक्से, ये तो सुनने में ही थका देने वाला है। तो इन बक्सों में किस तरह के सबूत हैं? हर तरह के। इसमें अदालती रिकॉर्ड्स हैं, यानी मुकदमों की सुनवाई की पूरी बातचीत। फिर एफबीआई और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की अपनी जांच की मोटी-मोटी फाइलें हैं। अच्छा। और फिर वो चीजें हैं जो इस केस को आप कह सकती हैं सनसनीखेज बनाती हैं। यात्राओं के लॉग, यानी कौन किसके साथ कब कहां गया। इसमें जेफरी एप्स्टीन के निजी विमानों में सफर करने वालों का कच्चा चिट्ठा है। और इसके साथ ही ईमेल, फोन रिकॉर्ड और फोटो वीडियो जैसे सबूत भी होंगे। हाँ बिल्कुल, वो सब भी। समझ गई। तो ये कोई साफ सुथरी रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा डेटा डंप है। और यहीं पर वो सबसे जरूरी बात आती है जो हमारे स्रोत में बार बार कही गई है कि इन फाइलों में किसी का नाम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो व्यक्ति दोषी है। हाँ, और इस बात को हमें अपने दिमाग में गांठ बांध कर रखना होगा। हमें यहाँ एक पत्रकार की तरह सोचना है, जज की तरह नहीं। सही बात है। इन फाइलों में किसी का नाम होना सिर्फ एक सुराग है, फैसला नहीं। हो सकता है कोई किसी पार्टी में मिला हो, किसी का नंबर फोन बुक में हो, या किसी ईमेल में उसका जिक्र हो। ये सिर्फ एक कनेक्शन दिखाता है, जुर्म में हिस्सेदारी नहीं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, ये बुनियाद साफ हो गई। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ। ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, जेफरी एप्स्टीन था कौन, और ये मामला इतना बड़ा बना कैसे? जेफरी एप्स्टीन बेनजर से एक कामयाब अमेरिकी अरबपति था, एक फाइनेंसर, जिसके दोस्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोग थे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक, हॉलीवुड स्टार्स, सब। एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति। बहुत ज्यादा। लेकिन इस चमक दमक वाली तस्वीर के पीछे एक बहुत ही घिनौनी हकीकत थी। उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग का एक पूरा नेटवर्क चलाने के गंभीर आरोप थे। और उसकी एक साथी घिस्लेन मैक्सवेल, उसे तो सजा भी हो चुकी है ना? हाँ, घिस्लेन मैक्सवेल को इस नेटवर्क की मुख्य सूत्रधार माना गया। उसका काम था प्रभावशाली लोगों के लिए लड़कियों को फंसाना और तैयार करना। उसे अदालत ने दोषी पाया और लंबी सजा दी। लेकिन एप्स्टीन का क्या हुआ? एप्स्टीन की कहानी का अंत बहुत ही नाटकीय था। 2019 में जब उस पर मुकदमा शुरू होने ही वाला था, वो न्यूयॉर्क की जेल में रहस्यमयी परिस्थितियों में मरा हुआ पाया गया। और उसकी मौत ने इस मामले को खत्म नहीं किया, बल्कि एक तरह से आग में घी का काम किया। लोगों को लगा कि सच को दबा दिया गया है। बिल्कुल। तो फिर ये फाइलें सालों बाद अब जाकर सामने कैसे आईं? ये अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे सालों की लड़ाई है। लोगों के दबाव और पारदर्शिता की मांग के चलते 2025 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक खास कानून पास किया। अच्छा, कौन सा कानून? एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। इस कानून ने सरकार और न्याय विभाग को मजबूर कर दिया कि वो इस मामले से जुड़े ज्यादा से ज्यादा दस्तावेजों को सार्वजनिक करें। मतलब सरकार ने पारदर्शिता के नाम पर दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन अब सवाल ये है कि उस दरवाजे के पीछे हमें देखने को क्या मिल रहा है। चलिए अब उन बक्सों के अंदर झांकते हैं। अगर इन्हें समझना हो तो क्या हम इन लाखों पन्नों को कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर हम अपनी जासूसी कहानी वाली बात पर वापस जाएं, तो सबूतों को कुछ श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी है कानूनी दस्तावेज। ठीक है। यह हमारी जांच की ऑफिशियल केस फाइल है। इसमें कोर्ट की सुनवाई, गवाहों के बयान, वकीलों की दलीलें, मतलब केस का पूरा कानूनी ढांचा है। ये तो नींव हो गई, लेकिन असली कहानी तो शायद दूसरी चीजों में छिपी होगी, जैसे कि यात्रा रिकॉर्ड,
ये लॉलिटा एक्सप्रेस क्या चीज थी जिसका इतना जिक्र होता है? लोलिता एक्सप्रेस एप्स्टीन के निजी जेट विमान को मीडिया का दिया हुआ एक बहुत ही डरावना नाम है। और यात्रा रिकॉर्ड हमारी जासूसी कहानी के वो ब्रेड क्रम्स हैं, वो छोटे छोटे सुराग जो बताते हैं कि कौन कब कहाँ और किसके साथ था। ये लॉग्स दिखाते हैं कि दुनिया के कितने बड़े बड़े और प्रभावशाली लोग एप्स्टीन के साथ उसके प्राइवेट आइलैंड या दूसरे ठिकानों पर गए। और यहीं पर सत्ता का वो पहलू सामने आता है कि कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग एक ऐसे व्यक्ति के दायरे में खींचे चले आते हैं। एक मिनट, आपने अदालती रिकॉर्ड और FBI फाइलों की बात की, जो समझ में आता है, लेकिन किसी के प्राइवेट प्लेन के ट्रैवल लॉग्स ये कानूनी तौर पर इतने अहम कैसे हो गए? ये इसलिए अहम हो गए क्योंकि ये एक पैटर्न दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि कौन लोग एप्स्टीन के कितने करीब थे। अच्छा, ये अपराध का सबूत नहीं है, लेकिन ये निकटता का यानी प्रॉक्सिमिटी का सबूत जरूर है। जांच एजेंसियों के लिए ये एक रोड मैप की तरह है जिससे पता चलता है कि किन लोगों से पूछताछ की जानी चाहिए। ठीक है। इसके बाद ईमेल और पत्राचार का जिक्र है। ये तो उन लोगों के बीच की आपसी बातचीत हुई। जी, ये हमारी कहानी के वो फुसफुसाते हुए संवाद हैं जो बंद दरवाजों के पीछे हुए हैं। इनमें योजनाओं का जिक्र हो सकता है, मुलाकातों का जिक्र हो सकता है, पैसों के लेन देन की बात हो सकती है। ये हमें उस नेटवर्क के काम करने के तरीके की एक झलक देते हैं। और फिर वो श्रेणी आती है जिसकी संख्या ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। फोटो और वीडियो सबूत। हमारे स्रोत के मुताबिक 1,80,000 से ज्यादा तस्वीरें और 2,000 से ज्यादा वीडियो। ये क्या है? ये इस मामले का शायद सबसे परेशान करने वाला और घिनौना पहलू है। 1,80,000 तस्वीरें, 2,000 वीडियो। ये तो किसी व्यक्ति का निजी कलेक्शन नहीं लगता, ये तो एक पूरे ऑपरेशन का दस्तावेज लगता है। ये बहुत डरावना है। बिल्कुल, ये संख्या बताती है कि ये कोई एक दो बार की घटना नहीं थी, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाली व्यवस्थित आपराधिक गतिविधि थी। ये विजुअल सबूत इस नेटवर्क के पैमाने और उसकी गंभीरता को दिखाते हैं। और आखिरी मुख्य श्रेणी है वित्तीय रिकॉर्ड, यानी फॉलो द मनी। पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। आपने सही पकड़ा। ये इस पूरे नेटवर्क का एक्सरे है। बैंक खाते, कंपनियों का जाल, पैसों का लेन देन। इससे पता चलता है कि इस अपराध को कैसे फंड किया जा रहा था, किसे पैसे दिए जा रहे थे और इस पूरे ऑपरेशन का आर्थिक ढांचा क्या था। तो ये सब मिलकर एक बहुत ही भयानक तस्वीर बनाते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी वजह से ये फाइलें सबसे ज्यादा चर्चा में है। इनमें शामिल नाम। हमारे स्रोत में कुछ बहुत बड़े नामों का जिक्र है। हाँ, और जैसा कि हमने तय किया था, हमें यहाँ बहुत सावधानी से बात करनी होगी। इन फाइलों में राजनीति, व्यापार, विज्ञान और मनोरंजन जगत के कुछ सबसे बड़े नाम शामिल हैं। जैसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, व्यापार जगत से एलन मस्क, बिल गेट्स और गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन। ये नाम इतने बड़े हैं कि इनका सिर्फ जिक्र होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर बन जाता है। और यहाँ फिर से वही चेतावनी लागू होती है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। ये नाम सिर्फ ये दिखाते हैं कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना वसी और ताकतवर था, वो इन लोगों तक पहुंच रखता था। मतलब ये नहीं कि ये सभी लोग उसके अपराधों में शामिल थे। बिल्कुल नहीं। स्रोत में भारत से जुड़े कुछ संपर्कों और ईमेल का भी जिक्र है, लेकिन वहां भी यही चेतावनी दी गई है कि इसका सीधा मतलब अपराध में शामिल होना नहीं है, ये सिर्फ उसके नेटवर्क की पहुंच को दिखाता है। सही कहा। अब नामों से हटकर एक और बड़े विवाद पर आते हैं। वो है इन फाइलों को जारी करने का तरीका। अगर आपने इन दस्तावेजों को देखा हो तो कई जगहों पर जानकारी को मोटी काली स्याही से छिपा दिया गया है। हाँ, रिडक्शन कहते हैं उसे। जी हाँ, ये बहुत अजीब लगता है। एक तरफ सरकार पारदर्शिता का कानून लाती है और दूसरी तरफ जानकारी को ऐसे छिपा देती है। ऐसा क्यों किया गया है? इसका आधिकारिक कारण है पीड़ितों की पहचान को सुरक्षित रखना। साथ ही उन लोगों की निजी जानकारी जैसे पते या फोन नंबर को भी छिपाया जाता है जिनका मामले से सीधा लेना देना नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन क्या इस तर्क को एक ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? मतलब पीड़ितों की आड़ में ताकतवर लोगों के नाम छिपा दिए जाएं? और यही वो सवाल है जिसने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। कई मानवाधिकार समूह और नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि रिडक्शन का इस्तेमाल चुनिंदा तरीके से किया जा रहा है ताकि कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाया जा सके। अच्छा। उनका कहना है कि ये पारदर्शिता के वादे के साथ धोखा है। तो यहाँ हम पारदर्शिता और गोपनीयता के एक बहुत ही जटिल टकराव को देख रहे हैं। एक तरफ पीड़ितों की सुरक्षा है और दूसरी तरफ पूरी सच्चाई जानने की मांग। ये वाकई एक मुश्किल संतुलन है। बिल्कुल।
तो चलिए अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर ये मामला इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? इन फाइलों ने दुनिया भर में इतनी हलचल क्यों मचा दी है? इसके कई गहरे कारण हैं। पहला और सबसे साफ कारण तो यही है कि इसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के नाम हैं। जी। जब सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों के नाम इस तरह के मामले से जुड़ते हैं तो ये सिर्फ उन व्यक्तियों पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है जो उन्हें ताकत देता है। बिल्कुल, ये सत्ता के गलियारों में एक भूचाल जैसा है। दूसरा बड़ा कारण है न्याय और पारदर्शिता की लड़ाई। आम लोगों में, खासकर अमेरिका में, ये भावना बहुत गहरी है कि न्याय प्रणाली अमीरों और गरीबों के लिए अलग-अलग तरीके से काम करती है। ये फाइलें उस गुस्से और उस मांग का प्रतीक बन गई हैं कि सच सामने आए, चाहे उसकी जद में कोई भी आए। लोग चाहते हैं कि जवाबदेही तय हो। और तीसरा कारण शायद सबसे मानवीय और जरूरी है। हाँ, और वो है पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस ग्लैमर और साजिश की कहानी के केंद्र में वो अनगिनत पीड़ित हैं, जिनमें से कई नाबालिग थीं, जिनका बेरहमी से शोषण किया गया है। सही बात है। ये मामला सिर्फ एक हाई प्रोफाइल स्कैंडल नहीं है, ये उन दबी हुई आवाज़ों को सुनने और उन्हें न्याय दिलाने की एक लड़ाई है। तो ये सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, बल्कि ये सत्ता, न्याय और मानवाधिकारों से जुड़े कई बड़े सवालों को एक साथ हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये समाज के लिए एक आईने की तरह है, जो दिखाता है कि कैसे शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल लोगों को बचाने और उनका शोषण करने दोनों के लिए किया जा सकता है। तो आज की हमारी इस बातचीत का सार ये है, एप्स्टीन फाइल्स कोई रेडीमेड दोषियों की सूची नहीं है, बल्कि लाखों सुरागों का एक उलझा हुआ जाल है। इसमें किसी का नाम होना कहानी का अंत नहीं, बल्कि जांच का एक शुरुआती बिंदु हो सकता है। और ये भी कि इन दस्तावेजों को जिस तरह से काट छांट कर जारी किया गया है, वो अपने आप में एक कहानी कहता है। ये पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच की एक ऐसी लड़ाई है जिसका कोई आसान जवाब किसी के पास नहीं है। ये सब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद तो सच को सामने लाना है, लेकिन जब जानकारी का इतना बड़ा और जटिल भंडार, जिसमें तथ्य, अफवाहें और आधी अधूरी जानकारी सब कुछ मिला हुआ हो, जनता के बीच फेंक दिया जाता है, तो सच को इस शोर से अलग करने की असली जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो जानकारी को सही संदर्भ के साथ पेश करे, या ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो इसकी जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करे, या फिर ये हम सब की, यानी जानकारी को पढ़ने और शेयर करने वाले हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी नतीजे पर कूदने से पहले सोचे, समझें और सवाल पूछें? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद इस केस से भी बड़ा है।